दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइज़ के इस एपिसोड 21 में हम ये जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा जारी गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी 2022 क्या है। आगे ही हम ये जानेंगे कि इस पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फॉर्मुलेशन क्या है, किस तरह ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और क्या क्या स्टेप्स अपनाए जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि यातायात के मुख्यतः 4 साधन हैं, जिसमें एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज आते हैं। वर्तमान में भी ये सभी साधन एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं। तो फिर जेसीटी पॉलिसी की ज़रूरत क्या है? मल्टी मॉडल फॉर्मेट का यह उद्देश्य होता है कि कम से कम 2 परिवहन के साधन या उससे अधिक एक साथ संयोजित किए जाएं। प्रारंभ से गंतव्य तक इनकी बिल ऑफ लैंडिंग एक ही हो, इनका ट्रैकिंग इंटरफेस एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मुझे बल मिलता रहे। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कृपया कमेंट करें। अब आइए देखते हैं कि गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी है क्या। यह रेलवे बोर्ड के मास्टर सर्कुलर 2022 पर आधारित है। अब आइए देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री, टू प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू कार्गो टर्मिनल्स, टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग कार्गो टर्मिनल, unification of the existing policy guidelines, simplification of procedures, faster decision making, to increase freight share by up to 45% by 2030। वर्तमान में 2024 में यह शेयर 28% है। अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, comprehensive database for ongoing and future projects of various ministries and states, mapping of existing and proposed economic zones like textile parks, pharmaceutical clusters, defense corridors, electric parks, industrial corridor, fishing clusters, agri-food zones। Others हैं integrated plan for movement of people, goods and services, ease of doing business, important thing, ease of doing business, minimize disruptions and expedite works with cost-effective efficiencies, single window clearance, improvement in effectiveness of private freight terminal policies। इस पॉलिसी की प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी में ग्रोथ इंजन कौन कौन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेलवेज, रोड, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ इंजन्स हैं। अब ये देखते हैं इसके स्टेक होल्डर्स कौन हैं। 16 मिनिस्ट्रीज आर देयर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रेलवेज, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, माइंस, टूरिज्म, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, पावर, स्टील, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सिविल एविएशन, कोल, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज, नीति आयोग। इतने सारे इसके स्टेक होल्डर्स हैं जिनके ज्वाइंट वेंचर से ये प्रोजेक्ट लागू होगा। गति शक्ति पॉलिसी में जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो हैं टेलीकम्युनिकेशंस, एक्सपेंडिचर, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, फूड एंड पीडीएस, फर्टिलाइजर्स। अब इसके फॉर्मुलेशन की बात करें। लॉजिस्टिक डिवीजन इज क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हेडेड बाय स्पेशल सेक्रेटरी। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन पोर्टल, ये अंडर प्रिपरेशन अभी है। ब्रेक द सिलोज वर्किंग इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, स्टार्ट वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर अंडर गति शक्ति फॉर्मूला, गति शक्ति अम्ब्रेला। इन सभी को अभी सभी के सिलोज अलग अलग हैं, इनको एक अम्ब्रेला के तहत लाया गया। अब आइए इसके लॉजिस्टिक्स डिवीज़न का फ्रेमवर्क देखते हैं। आप देखें इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, जो हायरकी दर्शाया गया है। लॉजिस्टिक डिवीज़न में 3 कोर ग्रुप हैं और उनमें कौन हेड हैं, कौन कन्वीनर हैं, कौन मेंबर्स हैं, इसका डिटेल दर्शाया गया है। आप कृपया इसका अवलोकन करें तथा अध्ययन करें। ये सभी ग्रुप मिल के लॉजिस्टिक डिवीज़न को मैनेज करते हैं, इनका प्रबंधन करते हैं। अब देखते हैं इसके फॉर्मुलेशन में दूसरा फ्रेमवर्क है, जो नेशनल लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन पोर्टल अभी अंडर प्रिपरेशन है। उसका क्या पर्पस है? अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म
encompassing complete end-to-end logistic solutions to help exporters, importers, and service providers exchange documents seamlessly and transact business. अब देखते हैं इसकी अप्लीकेबिलिटी, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला है ऑल न्यू टर्मिनल्स, दूसरा है टर्मिनल्स अप्रूव्ड प्रपोज्ड अंडर ओल्ड PFT पॉलिसी विच आर अंडर कंसिडरेशन और अंडर अप्रूवल, तीसरा है एग्जिस्टिंग साइटिंग्स और चौथा है एग्जिस्टिंग PFTs। तो जो एग्जिस्टिंग साइटिंग PFTs है वो ब्राउन फील्ड में आएंगे और जो नए टर्मिनल्स हैं वो ग्रीन फील्ड टर्मिनल्स में आएंगे। अब देखते हैं कंडीशंस फॉर एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स। एग्जिस्टिंग प्राइवेट साइटिंग और PFT shall have the option to continue with their existing agreement or to migrate to new GCT policy. Request letter shall be sent to DRM. Clearance of all dues is mandatory. Withdrawal of all pending arbitration cases and court cases applicable from date of approval of request. If constructed on railway land, ownership of assets to be transferred to railways. अब आइए इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें। इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, रजिस्टर्ड सोसाइटी और रजिस्टर्ड ट्रस्ट, ज्वाइंट वेंचर कंसोर्टियम, ये इनकी बेसिक एलिजिबिलिटीज़ होंगी जो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस क्या है। इसमें DRM नोडल ऑफिसर, ड्यूरिंग अप्रूवल एंड कंस्ट्रक्शन स्टेज सीनियर DM वुड बी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर, आफ्टर कमीशनिंग सीनियर DCM वुड बी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर। द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल ऑफ GCTs शैल बी इन अकॉर्डेंस विथ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स दैट इज स्पेसिफाइड इन GCT पॉलिसी। अब ये देखते हैं इस पॉलिसी के सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। द GCTU शैल बियर द इंटायर कॉस्ट ऑफ न्यू GCT। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ ऑल कॉमन यूजर फैसिलिटीज विल बी borne by railways. Maintenance and operation of assets created under common user facilities including staff cost will be borne by railways. In case of freight handling of 1 MTPA means million ton per annum by party within 2 calendar years of commissioning, capital cost will be refunded by railways. ये जो रिफंड वाली बात है ये इस पॉलिसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इस GCT पॉलिसी को पुराने PFT पॉलिसी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाता है। कॉमन यूजर फैसिलिटी की फंडिंग यदि GCTO द्वारा की जाती है तो ऐसे केस में इनको 10% का रिबेट फ्रेट लोडिंग में दिया जाता है तब तक जब तक कि इसका कैपिटल कॉस्ट रिकवर ना हो जाए। तो आइए देखते हैं इस स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, यदि GCT कम्प्लीटली ऑन नॉन रेलवे लैंड पर यदि बना हो। दूसरा है कि पार्सली रेलवे लैंड और पार्सली प्राइवेट लैंड पे बना हो। तीसरा है कि कम्प्लीटली रेलवे लैंड पे बना हो। तो इसके स्टैंडिंग कमेटी के रोल अलग अलग होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम कि प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप GCT इंटायरली ऑन नॉन रेलवे लैंड। तो इसके जो कमेटी स्टैंडिंग कमेटी उसका चेयरपर्सन DRM, कन्वेनर सीनियर DO और मेंबर्स होते हैं सीनियर DCM, सीनियर DN कोऑर्डिनेशन, सीनियर DEE और तथा सीनियर DST। ये मेंबर्स एक्स ऑफिशियो होते हैं बाय डेजिग्नेशन। किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे जो इनकम्बेंट हैं, इंचार्ज अधिकारी हैं, वो इसकी देखरेख करते हैं। यदि प्रपोजल नॉन रेलवे लैंड पर हो तो क्या स्टेप्स अपनाए जाएंगे। एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड टू DRM विथ एप्लीकेशन फी ऑफ 20,000। Joint feasibility report of engineering, operating, TRD and signal to be submitted within 15 days of receipt of application. In principle approval, IPA will be approved by DRM and issued within 20 days of receipt of application. Within 4 weeks of IPA issue date, firm shall submit details of project with engineering scale plan ESP. The standing committee would examine the details with ESP. If found acceptable,
would be sent to Chief Engineer Planning and Design (CPD) at headquarters within 2 weeks. After approval of ESP, the division would record to commence the construction on submission of security deposit of rupees 10 lakhs. No departmental charges would be levied. Security deposit SD may be refunded on date of commercial notification. दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सिटी का प्रपोजल यदि पार्शली रेलवे लाइन पर हो या पार्शली नॉन रेलवे लाइन पर हो या इंटायरली रेलवे लाइन पर हो तो क्या टेक्निकलिटीज़ होंगे, क्या स्टैंडिंग कमेटी के रोल होंगे, कैसे इनका निस्तारण किया जाएगा। दोस्तों यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना कमेंट करें और अपने विशेष बताएं, अपने सब्जेक्ट बताएं ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।